हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एथिक्स के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, दिसंबर 2022 का, और उसके बाद आपका जून में भी होगा एग्जाम। ठीक है, तो दो आपके मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो भी बना दी है इससे रिलेटेड, तो वो देख लेना वीडियो। तो आपके दो अटैम्प्ट हो जाएंगे, एक तो फरवरी टू मार्च में हो जाएगा दिसंबर वाला, और फिर जून 2023 का भी आपका नेट एग्जाम होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड हमें पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और यूनिट आपकी है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से आई बटन पे आ जाएगा लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एथिक्स के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते हैं रिसर्च एथिक्स आपका है क्या। तो दो वर्ड से मिलके बना है रिसर्च और एथिक्स। रिसर्च के बारे में आपको पता ही है कि कुछ चीज़ फाइंड आउट करना, डिस्कवरी करना किसी चीज़ की, या जो ऑलरेडी आपने फाउंड आउट किया है उसके बारे में कुछ और ज़्यादा एक्सप्लोर करना उस टॉपिक के बारे में, तो वो होता है आपका रिसर्च। और एथिक्स क्या होता है? एथिक्स होता है किसी एक सही तरीके से काम को करना। हिंदी में अगर देखें तो नैतिक आपने सुना होगा, नैतिकता, नैतिकता सुना है आपने? तो एक मतलब अच्छे तरीके से किसी काम को करना, नैतिक तरीके से काम को करना, जिसमें कोई झूठ ना हो, जिसमें कोई अपनी तरफ से कोई चेंजेस ना किए गए हों, एक एथिकल वे में किसी काम को करना। तो यहाँ पे रिसर्च एथिक्स का मतलब है कि रिसर्च आपको किस तरीके से करनी चाहिए, एक सही तरीके से क्या वे होना चाहिए, कौन कौन से आपको गाइडलाइंस या रूल्स फॉलो करने हैं रिसर्च करने के लिए, वो सब हम रिसर्च एथिक्स में पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि रिसर्च एथिक क्या होते हैं। एक तरीके के प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं या गाइडलाइंस आप बोल सकते हो। ठीक है, कि एक गाइडलाइन होती है जो कि आपको किस तरीके से रिसर्च अपनी कंडक्ट करनी है वो बताते हैं, है ना। और किस लिए? ताकि कि आपकी जो रिसर्च है वो एक एथिकल और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंडक्ट की जा सके। ओके, सिंपल तरीका है कि एक सिद्धांत या आपके क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए किसी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, वो होते हैं रिसर्च एथिक्स, बताते हैं आपको ये चीज़ें। कुछ आपके इसमें जो इंपॉर्टेंट आप पढ़ोगे प्रिंसिपल्स रिसर्च एथिक्स के, वो सबसे पहला है एक तो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? तो जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो तो उसमें डेफिनेटली आप पार्टिसिपेंट लेने वाले हो, है ना। मतलब बहुत ही कम रिसर्च ऐसी होंगी जिसमें पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब मोस्टली आपके पार्टिसिपेंट्स तो होंगे ही उसमें, जो आप जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे होंगे। तो क्योंकि आप ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हो, सॉरी ह्यूमन सब्जेक्ट्स को ले रहे हो, तो उनके लिए आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिस्पेक्टफुल में आप उनकी बेइज्जती वगैरह कर रहे हो, रिसर्च में उनके बारे में बुरा बोल रहे हो या गलत तरीके से उनको प्रेजेंट कर रहे हो। तो सबसे पहले जो आप पार्टिसिपेंट इंक्लूड करने वाले हो, इन्वॉल्व करने वाले हो, उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही आपका, है ना। व्हाट्सएप के केस में भी, आज सोशल मीडिया के टाइम पे भी आपको प्राइवेसी का सबसे ज़्यादा जो होता है, हर कंपनी इसी पे काम कर रही है, क्योंकि एक कस्टमर की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि आप रिसर्च जब कर रहे हो तो पार्टिसिपेंट्स उसमें ऑलरेडी हैं, तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो आप ऐसे ही रिवील नहीं कर सकते हो। उनकी प्राइवेसी को आपको ध्यान रखना है, उनकी प्राइवेसी में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। इसी से रिलेटेड आपका नया है, नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब होता है कि प्राइवेसी बनाए रखना, मतलब अगर आप उनके बारे में कुछ भी अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो आपको पहले उनसे पूछना होगा, उनकी यहाँ पे कंसेंट लेनी होगी, सहमति उनसे लेनी होगी। ये एक एथिक्स में आता है। ठीक है, तो उनकी आपको सहमति लेनी है, उनकी प्राइवेसी में आपको इंटरफेयर या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उनकी आइडेंटिटी को उनसे बिना पूछे आपको रिवील नहीं करना है अपने रिसर्च में। तो किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आप इन्फॉर्मेशन अपनी रिसर्च में यूज़ करने वाले हो, तो आपको उनसे पहले उनका कंसेंट लेना है, उनको बताना है कि आप क्या रिसर्च करने वाले हो, क्यों कर रहे हो। ठीक है, और आपको इंटीग्रिटी इन रिसर्च, और एक एथिक्स होता है आपका इंटीग्रिटी, मतलब कि ऑनेस्टी। आप जो भी रिसर्च में रिसर्च कर रहे हो तो आपको उसको बिल्कुल ऑनेस्टी से करना है, अपनी तरफ से कोई भी बायसनेस नहीं दिखानी है। तो ऑनेस्टली आपको अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है। तो ये आपके मेन प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे आपको एक रिसर्च करनी चाहिए। ओके, इसी तरीके से आप और भी पढ़ोगे कि प्लेगरिज्म को आपको अवॉइड करना है। प्लेगरिज्म क्या होता है? किसी और का काम कॉपी कर लेना, है ना, बिल्कुल सेम किसी और के रिसर्च को उठा के अपने रिसर्च में छाप दिया, वो प्लेगरिज्म होता है। तो उसको अवॉइड करना है आपको, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, प्रॉपरली साइटिंग सोर्सेज, साइटिंग साइटेशन आपने सुना होगा। जब भी आप किसी सोर्स का यूज़ कर रहे हो अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है, कहीं से आपने इन्फॉर्मेशन ली, वेबसाइट से, बुक से, कहीं भी आर्टिकल, मैगजीन, किसी से भी आपने इन्फॉर्मेशन यूज़ की है, तो आपको उनको क्रेडिट देना होगा कि कहाँ से आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लिया है। तो साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको साइट करना है सोर्सेज को, जहाँ से आपने यूज़ किया है किसी इन्फॉर्मेशन को, उनके बारे में आपको क्रेडिट या देना है, उनके बारे में भी आपको लिखना भी होगा कि हमने ये सोर्स यहाँ से लिया है।
ओके, तो ये ओवरऑल आपका रिसर्च एथिक्स है। इनके अंदर देखते हैं डिटेल में क्या है। तो सबसे पहला आपका होता है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया है वो कि इन जो भी आप पार्टिसिपेंट अपने रिसर्च में इंक्लूड या इन्वॉल्व कर रहे हो, उनकी तरफ आपको रिस्पेक्ट रखना है। उनके राइट, उनकी डिग्निटी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील कराना है और उनसे कोई भी चीज़ जो है उनके कंसेंट से ही यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उनके बारे में उठा के अपनी रिसर्च में डाल दिया उन्हें बिना बताए हुए। आपको उन्हें प्रॉपर बताना है और उनसे परमिशन लेनी है कि क्या हम ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक रिस्पेक्ट शो करना होता है जो कि एथिक्स के अंदर आता है। दूसरा है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी। वही आ गया आपका कि आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो पार्टिसिपेंट से, तो उनको आपको रिवील नहीं करना है। उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है शुड नॉट बी शेयर्ड विदाउट द पार्टिसिपेंट्स कंसेंट। उनकी कंसेंट, उनकी सहमति के बिना आप उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आता है कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना है आपको और उनकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसके बाद आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। वही आ गया आपका कि उनसे कोई भी डेटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो उनको आपको बताना होगा। आपको पार्टिसिपेंट्स को बताना होगा, मस्ट बी फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ द रिसर्च, ठीक है, एंड वॉलंटरीली अग्री टू पार्टिसिपेट। जब भी आप किसी पार्टिसिपेंट पे को इन्वॉल्व कर रहे हो अपनी रिसर्च में, आपको उन्हें बहुत अच्छे से पहले क्लियर करना होगा कि हम क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं, मेरा रिसर्च का टॉपिक क्या है, क्या मेरे रिसर्च का नेचर है, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे रिसर्च का, सब कुछ उन्हें बता के तब आपको उनसे पूछना है कि आप अपनी परमिशन दीजिए कि आप हमारे रिसर्च में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो उनसे कंसेंट लेना है, उनको रिसर्च के बारे में प्रॉपर तरीके से बताना है। ऐसा नहीं कि आपने उन्हें बताया ही नहीं। मान लो कोई ऐसी क्लास वगैरह कहीं आप गए कुछ लोगों के बीच जिनको इतना नहीं पता है रिसर्च वगैरह के बारे में, आपने सोचा चलो क्या ही इनसे पूछना है, एकदम रिसर्च कर लेते हैं, इनको इंक्लूड कर देते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलेगा, इन्हें क्या ही पता चल जाएगा। तो वो आप वायलेट कर रहे हो रूल्स, वो एथिक्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। आपको चाहे कैसे भी टाइप के लोग हैं जिनको भी आप अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हो, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको उन्हें सब कुछ बताना है अपनी रिसर्च के बारे में। उसके बाद ही आपको उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर है आपका इंटीग्रिटी इन रिसर्च। वही कि जो भी रिसर्चर है अपने काम को वो ऑनेस्टी से करे, है ना। जो भी उनका रिसर्च में निकल के आए उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करे अपनी रिसर्च में विदाउट बायस, बिना भेदभाव के। ऐसा ना हो कि उनके मतलब हम पहले से ही अजम्पशन बना के चले, अब हम चाहते थे कुछ और रिजल्ट आए रिसर्च का रिजल्ट और आ कुछ और गया। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट लिख लेंगे, नहीं। आपको ऑनेस्टी जो भी आपकी फाइंडिंग्स में निकल के आया है अपने बायसनेस को हटा के भेदभाव बिना करे आपको वो फाइंडिंग्स जो है प्रेजेंट करनी है ऑनेस्टली, ठीक है। इसी के अंदर आपका इंटीग्रिटी में आ जाता है इंपॉर्टेंट वर्ड प्लेगरिज्म, ठीक है, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। प्लेगरिज्म का मतलब वही हो गया कि आपने किसी और की रिसर्च का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है अपने रिसर्च में यूज़ कर लिया है, ठीक है, सेम टू सेम कॉपी कर लिया है, तो दैट इज़ प्लेगरिज्म। उसको अवॉइड करना है आपको, ठीक है। फैब्रिकेशन मतलब अपनी तरफ से कुछ बना देना झूठा झूठा, है ना, कि आपको रिसर्च में आपने अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया अपनी मर्जी से, जो रिसर्च में आपका आया भी नहीं, आपने वो फैब्रिकेट कर दिया, झूठ तरीके से दिखा दिया। और फॉल्सिफिकेशन, जो भी आपके पास डेटा आया है आपने उसे गलत तरीके से यूज़ किया। तो ये सब जो हैं वो आपके स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। एक इंटीग्रिटी बनाए रखनी है आपको, ऑनेस्टी बनाए रखनी है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। एक तो अपना ही काम करना है और अगर आप किसी के यहाँ से इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर साइट करना है, सिटेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उसको आपको उनका सोर्स का नाम देना होगा, उनको क्रेडिट देना होगा और उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डालना है रिसर्च में और डेटा को फॉल्स तरीके से प्रेजेंट नहीं करना है, ओके। फिर आता है आपका कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो आपको जो है कानून के दायरे में रह के अपनी रिसर्च को करना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल चैलेंज कर रहे हो लॉज एंड रेगुलेशंस को। कोई भी काम जो है आप किसी भी कंट्री में हो आपको लॉज एंड रेगुलेशन के अंडर ही करना होता है, उनको ध्यान में रखते हुए ही करना है। जैसे पब्लिक के लिए भी हम देखें तो बहुत सारे आप स्लोगन पढ़ोगे कि पब्लिक में भी आपको एक लॉ और रेगुलेशन है कि किस तरीके से आपको पब्लिक में रहना है। पब्लिक में क्या होता है, स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है, ऑल्दो करते हैं बहुत सारे लोग, बट वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि पब्लिक एरिया में स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो कभी भी आपके ऊपर आके फाइन लग सकता है अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ मना है। ऐसा नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हो तो आप कुछ भी करोगे, आपको फिर भी कानून और उसके बारे में तो सोचना है, उसके तहत ही आपको अपने सारे काम करने हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी है कि रिसर्चर को जो है सारे लॉज एंड रेगुलेशन को मानते हुए उनके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो यहाँ हर एक चीज़ से रिलेटेड अलग लॉज हैं। जैसे आपके रिसर्च से रिलेटेड जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आपके क्या हैं लॉज हैं अपने
अगर आप कुछ मेडिकल वगैरह के फील्ड में रिसर्च कर रहे हो और आपकी गाइडलाइंस हैं किसकी, नेशनल एथिक कमेटी फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट। तो एक और आपकी कमेटी है जिन्होंने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। किस चीज़ से रिलेटेड कमेटी है वो आपकी, बायोमेडिकल या हेल्थ रिसर्च। अगर हेल्थ रिसर्च और बायोमेडिकल से रिलेटेड आप ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो अपनी रिसर्च में, तो वहाँ पे आपको इनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ठीक है, तो लॉज एंड रेगुलेशंस भी बने हुए हैं आपके रिसर्च के लिए, उनको ही ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है। और लास्ट आपका जो जनरल है कि सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि रिसर्च जो है वो एक सेफ़ और रिस्पॉन्सिबल तरीके से करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रिस्क हो, उसमें जो भी आप रिसर्च कर रहे हो तो उनके लिए रिस्क ना हो, उनके लिए सेफ़ हो और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको रिसर्च को कंडक्ट करना है। तो ये थे आपके रिसर्च एथिक्स, जिसको आपको आइडिया हो गया होगा कि एथिक्स का मतलब होता क्या है, कि एक गाइडलाइंस जिनको आपको रिसर्च करते टाइम फॉलो करना है, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखो यही है, इंटीग्रिटी रिसर्च, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आपका ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आपके उनको पार्टिसिपेंट्स को कि आप क्या रिसर्च करने वाले हो, उनसे आपको सहमति लेनी है। और दूसरा आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए रिसर्च में, प्लेगरिज्म को अवॉइड करना है, फैब्रिकेशन वगैरह को अवॉइड करना है। ठीक है जी, तो ये हो गया। इससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च के टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या तो मैं अलग से एक टॉपिक के ऊपर नई वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू।